Good evening, sir. Good evening, sir. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, आ रही आवाज? सर की आवाज नहीं आ रही। शुरू में आई थी क्या? नहीं। सर को मैसेज कर दो। Good evening, sir. अब आ रही है आवाज? सर बहुत धीरे है। बहुत धीरे। बहुत धीरे कैसे आ रही है? अब आ रही है ठीक? यस यस सर। सर। कितने गुड लोग आ इवनिंग गए? सर। गुड इवनिंग भाई। 9-8 लोग आए हैं। चलो ठीक है। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने लास्ट टाइम? Sir, हमने projectile. वो टेबल बना ली थी ना, टेबल। यस सर। ठीक है, तो उस टेबल से कुछ रिजल्ट्स डिराइव करने हैं हमें, वो करते हैं ना। सबसे पहला रिजल्ट जो हम डिराइव करेंगे वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेन कितनी बजे उड़ेगा। इसका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं ना। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि आपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया ऐसे t=0 पे, और ये उड़ के पहुंचा यहाँ, है ना। तो जिस टाइम पे पहुंचा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कह रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर इसको डिफाइन करें तो हम कह देंगे द टाइम इन विच ए प्रोजेक्टाइल returns to the same horizontal level from which it was projected। क्या बोला मैंने? अर्पित का मैसेज आया, सर आज क्लास मत लो प्लीज़, और कोई रीज़न नहीं दिया इन्होंने। ऐसा क्या हो सकता है आज क्लास मत लो? हैं, शनिवार को बुरा मान जाते हैं क्लास के लिए। आज में डबल जे लगाया इन्होंने, आज आज क्लास मत लो। किसी की अर्पित से बात हुई थी कि आज?
सर वो केमिस्ट्री की क्लास में तो था। अच्छा, तो इन्होंने 6:13 PM पे मैसेज किया है, AJJ आज क्लास मत लो प्लीज। सर वो कहीं बाहर बाहर गया होगा, अच्छा, पता नहीं सर, मैं तो ऐसे ही मतलब तुक्का लगा रहा हूँ। कोरोना में कौन बाहर जा रहा है? जाने वाले जा रहे हैं ना। जाने वाले जा रहे हैं, हाँ ये तो बात है, जाने वाले जा रहे हैं। चलो फिर है ना, भेजेंगे इसको, रिकॉर्डिंग भेजेंगे फिर, है ना, यही कर सकते हैं, कोई नहीं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन क्या लिखी? द टाइम इन विच ए प्रोजेक्टाइल रिटर्न्स टू द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल फ्रॉम विच इट वाज प्रोजेक्टेड, है ना। तो अगर आप किसी टेबल पे चढ़ के, ऐसे टेबल है और यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च करो, तो ये ऐसे जाके ज़मीन पे जाएगा, लेकिन हम तो कहेंगे जितनी टाइम में ये टेबल के लेवल में वापस आ गया, है ना, इसको कैपिटल टी कह देंगे। ये जीरो है, ये कैपिटल टी है। इसके बाद कितना टाइम नीचे जाता है वो हम आगे कभी सॉल्व करेंगे। तो हमारे लिए टाइम ऑफ फ्लाइट ये वाला टाइम है। ये क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। Yes, ठीक है, sir. चलो। तो हाउ डू वी कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट? तो वो देखो, जो टेबल में हमने y की इक्वेशन लिखी है वो है uy माइनस gt, यही लिखी है देखो, है ना। तो यहाँ पे भी आपका y इक्वल टू 0 है, यहाँ भी y इक्वल टू 0 है। तो अगर मैं यहाँ पे uy माइनस जी टी थोड़ी है, uy t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यार क्या लिख रहा हूँ, y इक्वल टू uy t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो कुल मिला के हम ये कह रहे हैं कि y को अगर 0 पुट कर दें, uy t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो इसके दो रूट आते हैं, एक तो आता है t इक्वल टू 0 और दूसरा आता है t इक्वल टू कैपिटल T। दोनों जगह y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो यहाँ से कैपिटल T की वैल्यू कितनी है देखो, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू वाई टी आ गया। तो t की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ यू वाई ओवर जी, और यू वाई था कितना? यू साइन थीटा, तो 2u साइन थीटा बाई जी, है ना, इसको याद रख लो ऐसे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, 2u वाई बाई जी, इसको भी अभी डिस्कस करते हैं। और चाहो तो पूरा ऐसे लिख सकते हैं, 2u साइन थीटा बाई जी। ये चीज़ हमें हमेशा ये याद दिलाती रहेगी कि जब हम पत्थर सीधा फेंकते थे u स्पीड से, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता था? 2u बाई जी। यहाँ हमने क्या किया है, सीधा तो फेंका ही है, साथ में हॉरिजॉन्टल भी फेंका है। तो इधर फेंका है यू वाई से, इधर फेंका है यू एक्स से। तो टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यू वाई के, उसका यू एक्स से कोई लेना देना ही नहीं है। यानी कितनी देर लगाएगा हवा में, वो सीधे सीधे किस पे डिपेंड कर रहा है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, इस बात को अच्छे से समझ लो। तो चाहे पत्थर सीधा फेंको चाहे टेढ़ा फेंको, ऊपर जाके नीचे आने का टाइम वर्टिकल वेलोसिटी पे ही डिपेंड करेगा, इस बात को अच्छे से समझ लो। समझ गए बात? अरे यार ये मतलब वो रॉक कॉन्सर्ट है क्या? वंस मोर, क्या नहीं समझ में आया बताओ मुझे। नहीं सर ठीक है। अब ठीक है? अच्छा, मैंने कह दिया कुछ तो अब ठीक है। नहीं नहीं सर, वो एक चीज जो थी वो मतलब हाँ, सुनने में मिस हो गई थी, फिर उस सेंटेंस को मैंने कंप्लीट किया तो वो हो गया। वो हो गया। अच्छा, मतलब हर बार डांटना पड़ेगा ऐसे हैं? सर कोई नहीं, देख लो अपने हिसाब से एक्सक्यूज मी जैसे सर। हाँ जी बोलो। सर एक बार फिर से बता देंगे सर, मैं लेट जो। अबे यार, अच्छा फिर से कहाँ से बताऊँ? ये तो, ये यहाँ से शुरू से, टाइम ऑफ फ्लाइट से। यस सर, टाइम ऑफ फ्लाइट हाँ सर। हाँ हाँ, सही है यार, सही है ना। सर ये अर्पित होगा। अर्पित है ये, हाँ यस सर, अर्पित। मैं लेट आया था कुछ। ये नहीं, पहले बताओ कि ये आज क्लास मत लो प्लीज के पीछे कारण क्या था? सर कुछ काम था मुझे घर में। अच्छा, शेयर कर सकते हो लोगों के साथ क्या काम था? नो सर। नहीं कर सकते, सर चुप। बता। नहीं नहीं, हम आपकी प्राइवेसी को पूरा रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम तो कह रहे हैं अगर कर सकते हैं तो शेयर करें, नहीं कर सकते तो बात एकदम ठीक है, बिल्कुल सही है ना। तो अब वो मतलब काम नहीं करके आए या मतलब हो गए, जल्दी हो गए? सर एक्चुअली सर सिस्टर का बर्थडे था। ओहो, हैप्पी बर्थडे बोलना मेरी तरफ से भी। तो अब सर उधर वही पार्टी बोला। चल रही है, आप छोड़ के आए हो, ऐसा है क्या? यस सर। अबे यार, तो रिकॉर्डिंग देख लेते, इसमें क्या है, वो तो है ना, सर कोई नहीं। लाइव पढ़ने का मजा अलग है? चलो, है ना।
तो कोशिश करते हैं आज की क्लास को आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आप पार्टी छोड़ के आए हो, है ना? तो ऐसा है यार, देखो कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट बात कर रहे थे हम लोग कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो जिस लेवल से निकला है उसी लेवल में वापस आने के टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। पहली बात तो ये। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने कहा अगर शुरू हुआ था y इक्वल टू 0 से तो ख़त्म भी कर रहा है y इक्वल टू 0 पे। यानी अगर हम y की इक्वेशन में, जो हमने पिछली बार टेबल बना के लिखी थी, उसमें 0 पुट कर दें y की जगह, तो जो दो वैल्यूज आएंगी टाइम की, एक तो t इक्वल टू 0 आएगा, ये देखो यहाँ 0 रखो, 0 हो जाता है, और दूसरा आ रहा है हमारे पास 2uy/g, है ना? वो हमारे पास क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हो गई। और uy कितना होता है, u sin थीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आज से है 2u sin थीटा/g। ये हमने अभी तक डिस्कस किया था। और ये जो साइड में मैं समझा रहा था वो ये बात है कि आप पत्थर चाहे सीधा फेंको यानी स्ट्रेट अप, या टेढ़ा फेंको जिसको हम प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्शन कहते हैं ना, वर्टिकल टाइम जो मतलब हम बोल रहे हैं कि टाइम टू कवर दी वर्टिकल डिस्टेंस, वो उतना ही होगा जितना सीधे वाली वेलोसिटी से आएगा। यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का टाइम ऑफ फ्लाइट से कोई लेना देना ही नहीं है। तो अब मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। आपने एक जगह इस तरह से पत्थर फेंका 10 मीटर पर सेकेंड, और एक जगह आपने पत्थर फेंका 10 इधर और 10 इधर, यानी एक्चुअली आपने 10√2 से फेंका। इतना तो वेक्टर सब लोग समझ गए होंगे। अब इन दोनों केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, t विल बी द सेम। कितना होगा बता दो तो और अच्छी बात है। इन दोनों केस में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, इन दोनों केस में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड है बस, ये बात समझ गए ना? तो बहुत एम्फेसाइज करके कह रहा हूं मैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट ओनली डिपेंड्स अपॉन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे ही डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो ये तो हुआ हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट की बात। और अगर मान लो कोई कह दे एक पार्टिकल को, हमने एग्जांपल लेते हैं, एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप मीटर पर सेकंड से। है प्रोजेक्टाइल है कि नहीं है? देखो ये 20 आई कैप 30 जे कैप, यस सर। पक्की बात है ना? तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बता सकते हो मुझे कितना होगा? एक बार बिना पेन चलाए ऐसे ही बस बोल दो इतना है। 20 आई कैप 30 जे कैप, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? देखो सबसे पहले कौन बोलता है, देखो सबसे पहले सही कौन बोलता है? बोलने में तो कुछ भी बकवास कर सकते हो आप। सर 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप। अब टाइम में आई कैप जे कैप कहाँ से आएगा यार? टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा हूँ। 6 है क्या? 6 है, हाँ बिल्कुल 6 है। किसने दिया ये आंसर? अनवी। अनवी, वेरी गुड अनवी, है ना? तो बाकी लोग बताओ भाई 6 समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. सबको आ गया? कोई नहीं पूछेगा तो मैं नहीं बताऊंगा, देख लेना। सर बता दीजिए। हाँ ये हुई ना बात। हाँ तो देखो ऐसा है ना, यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ है, इसी को यू वाई कहेंगे नहीं कहेंगे? तो वाई डायरेक्शन ये होता है कि नहीं होता? सर यस सर। होता है। तो ये यू वाई है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बना, 2 इंटू यू वाई अपॉन में जी। आ गया समझ गए बात? यस सर। तो ये आई कैप जे कैप से चक्कर तो नहीं खा जाओगे? आई कैप जे कैप दे दिया हम नहीं खेलेंगे, कर लोगे? यस सर। ठीक है ना? तो हर बार ऐसा नहीं होता कि प्रोजेक्टाइल में आपको ये बोले कि इतनी स्पीड दी, इतना एंगल दिया। आपको इस तरीके से वेक्टर में भी बताया जा सकता है प्रोजेक्शन, है ना? देखो स्पीड एंगल दे दो तो कोई दिक्कत ही नहीं। किसी ने कहा कि हमने मान लो 40 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री प्रोजेक्ट कर दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा? $40 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री प्रोजेक्ट किया, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? तो 4 सेकेंड। चेक कर लो, नहीं समझ में आया तो पूछो 4 सेकेंड कैसे हुआ? यस सर मेरा 8 आया। हाँ बताओ कैसे आया, हमें भी बताओ। सर सिंपली इक्वल टू 2u sin थीटा कर दिया। हाँ तो लिखवाओ, 2 लिखा, फिर क्या लिखूं? u की जगह क्या लिखूं? 40 साइन थीटा की जगह क्या लिखूं? 2u साइन थीटा, साइन थीटा की जगह क्या लिखूं? नहीं बोलो ना, साइन थीटा की जगह क्या लिखूं? मैंने 30 लिखा सर। अच्छा यहाँ 30 लिख दिया है। नहीं सर मैंने गड़बड़ कर दी।
यार ऐसे मत करो यार, है ना, ऐसे देखो, यहाँ लिखेंगे हाफ, है ना, अपॉन ये लिख देंगे, ठीक है। और थोड़ा सा है ना फॉर्मूला अप्लाई करते हो, थोड़ा सा मतलब है ना, मतलब कॉन्शियस रहना है, बेहोशी में नशे में ऐसे काम नहीं करने, कुछ भी लिख दिया वहाँ पे ना, ठीक है। एनीवे तो ये लिखा हमने, टाइम ऑफ फ्लाइट की इनफ प्रैक्टिस हमने कर ली। जैसे चाहे आई कैप जे कैप में दे रखा हो तो बता सकते हैं, वेलोसिटी एंगल में दे रखा हो तो बता सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गन है जिसको हम दो तरह से फायर कर सकते हैं, मतलब कर तो बहुत तरह से फायर सकते हैं। एक बार 30 डिग्री पे फायर किया हमने उसे, एक बार 60 डिग्री पे फायर किया, द सेम गन 60 डिग्री पे, यहाँ और 30 लिख देता हूँ, मतलब टोटल 60 हो गया है। तो ये केस 1 हो गया, केस 2 हो गया। दोनों केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया उनका रेशियो बताना, T1:T2 कितना होगा। 30 डिग्री पे फायर किया और 60 डिग्री पे फायर किया, तो T1:T2 कितना होगा, जल्दी से बता दो मुझे। देखो सबसे पहले कौन बताता है। 30 डिग्री इज केस 1, 60 डिग्री इज केस 2। T1:T2 कितना आएगा? 1/√3। 1/√3, बिल्कुल सही है, 1/√3 1/√3, एकदम सही है। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो कि भाई ये कैसे हो गया। डन सर। सबका डन? सबका ही लग रहा है अब तो। नहीं, अपने आप बोलेगा ना, जिसको नहीं आया वो अपने आप बोलेंगे, ये तो आगे बढ़ जाएंगे फिर। Yes, sir. Done. डन, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट की बात हो गई। अब आते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कैपिटल H से डिनोट करेंगे। अच्छा, फिगर में इसको देखते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्टाइल पाथ है, ये H हो गया है ना, ये मतलब देखो इसने बहुत सारी हाइट कवर की हैं, सबसे बड़ी हाइट जो इसने कवर की वो ये है ना। तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इसको हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यानी किसकी मैक्सिमम वैल्यू, x की या y की? Y। y की। अच्छा, y अगर मैक्सिमम है तो यहाँ पे vy की वैल्यू 0 होगी, ये बात समझते हो? यस सर। ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन याद करते हैं टेबल से, हमने लास्ट में लिखी थी थर्ड इक्वेशन, तो वो थी हमारे पास वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर माइनस 2g वाई, यही थी ना। तो इसमें हम पुट वी वाई इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो 0 इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर माइनस 2g कैपिटल H, ये बन जाएगा। देखो तो हमारे पास H की वैल्यू कितनी आ गई, यू वाई का स्क्वायर ओवर 2g। अच्छा, यू वाई होता कितना है, यू साइन थीटा होता है, तो स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g ना, जो बुक्स में फॉर्मूला लिखा होता है वो ये है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है, यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। नोट कर लो यहाँ तक, फिर इसके सर बाद एक बार नीचे स्क्रॉल कर दीजिए थोड़ा। हाँ हाँ बिल्कुल, ये ठीक है, और करो। नो सर, बस इतना नहीं। ठीक है ठीक है। डन सर। तो ये हमने लिखा मैक्सिमम हाइट। अब यहाँ पे नोटिस करना कि मैक्सिमम हाइट H ओनली डिपेंड्स अपॉन, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है,
यू वाई पे, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे, जस्ट लाइक टाइम ऑफ फ्लाइट है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट दोनों सिर्फ आपने कितना तेज ऊपर फेंका है इस बात पर डिपेंड करते हैं। अब आप चाहे ऐसे फेंको चाहे ऐसे फेंको, है ना। तो यहाँ तो पूरा का पूरा यू आपने ऐसे दे दिया, यहाँ यू वाई ऐसे दे दिया। तो वहाँ हमारा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता था यू स्क्वायर बाई 2g, यहाँ हो गया यू वाई का स्क्वायर बाई 2g। और देखें तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, वहाँ भी वर्टिकल स्पीड की बात थी, यहाँ भी वर्टिकल स्पीड की बात है, दोनों जगह सेम फॉर्मूला है ना। यस यस सर। सर। ठीक है। अच्छा अब ये बात समझते हैं, h इज प्रोपोर्शनल टू यू वाई का स्क्वायर, यानी वर्टिकल वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसके स्क्वायर की प्रोपोर्शनलिटी में हाइट बढ़ जाएगी ना। इसका यूज़ हम लोग क्वेश्चन में करके देख लेंगे। तो अभी तो फिलहाल ये कहते हैं कि मान लो हमने u दिया, फिर से वही वेक्टर वाला ले रहे हैं, 10i कैप प्लस 20j कैप, लेट से ऐसे दिया। तो इसको देख के h बता सकते हो कितना है? ठीक है, अनवी का आंसर ठीक है, 20। 20 मीटर है ना, 20 मीटर। 20 मीटर। किसी का नहीं आया 20 मीटर तो पूछ लेना कैसे होना है। बहुत लोग गायब हैं आज क्लास से। तो h इक्वल टू 20 मीटर आ गया, सबका आ गया। यस सर। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये लेते हैं कि मान लो हमने ऐसे 60 डिग्री और 30 मीटर पर सेकंड पे प्रोजेक्ट कर दिया, 30 मीटर पर सेकंड 60 डिग्री पे। मैक्सिमम हाइट बताओ, h कितना हुआ? अगर 30 की वजह से सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, आप फ्रैक्शन में भी बता सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतना अपॉन इतना बता दो चल जाएगा। वन थर्टी फाइव बाय 4। 135 बाय 4 सर बाय 2 कह रहे हैं, सर 2.5। 2.5 कह रहे हैं। वाह, और इतने अलग अलग आंसर। ऐसे करोगे? फॉर्मूला ही तो लगाना है यार। यू स्क्वायर कितना हुआ 900, साइन स्क्वायर 60 कितना हुआ 3/4। ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g कितना 20। ये काट दिया आपने। सर पहला वाला ही ठीक आ रहा है। नहीं तो बस ये अब 90 है तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, है ना। तो 45 टाइम्स 3 135 कितना हुआ 135, और ये कितना हो गया 4। बस यहाँ पर आ गया, है ना। ये वाले थोड़ा ध्यान दो कि ये काम करने के लिए चाहिए होता है सर टैलेंट। यही है 135 नहीं, बाय 2.5 जिसने भी किया ना इसके लिए टैलेंट चाहिए होता है। इसको लूज करो जल्दी से इस टैलेंट को, ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। देखना मतलब 2.5 कैसे आया था। सर डिवाइड गलत कर दिया था। मैं वही टैलेंट क्यों कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना कि इसके लिए टैलेंट की ज़रूरत है। उस टैलेंट को जितना जल्दी लूज करोगे उतना अच्छा है। ये तो ठीक है, समझ में आता है। कई बार इधर उधर कुछ मिस हो जाता है, वो हम धीरे धीरे उसके लिए कॉन्शियस हो जाएंगे, लेकिन ये टैलेंट का काम है ना। तो उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करो और लूज करो। अच्छा फिर एक बात समझना, देखो अभी तक तो क्या हम भी सारी चीज़ें हंसी मजाक में कर रहे हैं कि किया गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, दोबारा कर लेंगे। इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको बता देता हूँ कि जो गेमर जनता होती है, कोई है अपने गेमर जनता है क्लास में?
Yes, sir. क्या बात है ना। तो यस है ना, मान सर। लो ये गेमर जनता Yes, जो sir. होती है ना, ये खेलती थी कॉल ऑफ ड्यूटी, ठीक है जी। तो कॉल Yes, ऑफ sir. ड्यूटी वाली गेमर जनता जो है, इनको माउस चला के, जॉयस्टिक चला के, प्ले स्टेशन खेल के ऐसा लगने लगा कि ये बहुत बड़े मतलब गोली बंदूक एक्सपर्ट हो गए, ऐसा इनको फीलिंग आने लगी, है ना। बाय द टाइम 18 के हुए ये, इनको फीलिंग आने लगी कि बहुत बड़े निशानेबाज बन चुके हैं। तो इन्होंने एक बहुत गलत डिसीजन लिया लाइफ में। इन्होंने कहा चलो आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं, क्यों गोली चलाऊं, तो सीख ही गए, कोई टेंशन ही नहीं, यही तो करना होता है आर्मी में, करना क्या होता है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, आर्मी ना ऐसे लोगों को सिलेक्शन में ही रिजेक्ट कर देती है, जब सब जाते हैं ये तो उनको भगा देती है। लेकिन मान लो आर्मी वाले भी किसी मतलब एंटरप्राइजिंग मूड में थे, उन्होंने कहा आ जाओ, अलाउ कर दिया, आ जाओ। तो अब ये ट्रेनिंग में चले गए, ठीक है जी। तो समहाउ पहुंच गए। अब क्या हुआ, तो जब ये ट्रेनिंग करने पहुंचे, तो शुरू में क्या होता है कि जो आर्मी रिक्रूट्स होते हैं ना, उनको मतलब भरी हुई बंदूक से ट्रेनिंग नहीं कराई जाती, उनको मॉक एम्यूनेशन होता है, उससे ट्रेनिंग कराई जाती है। मॉक एम्यूनेशन को आप ऐसे सोच सकते हो, वो जो पेंट बॉल्स होती हैं ना, पेंट बॉल आपने देखे होंगे, वो मतलब है ना पेंट बॉल से खेलते हुए लोग, तो वो वाली मान लो आपको एम्यूनेशन दे के ट्रेनिंग कराई जा रही है। तो ये जो अपनी गेमर जनता है, ये सुबह सुबह क्या करती है, पूरा गियर पहन लेती है अपना आर्मी वाला, हेलमेट वेलमेट लगा लेते हैं, और उसके बाद वेपन्स ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। जाते हैं तो क्या होता है कि इनको 2 टीमों में बांट दिया जाता है, और उसके बाद एक टीम दुश्मन बन जाती है, एक टीम है ना आर्मी बन जाती है, और फिर ये गेम्स खेलते हैं और एक दूसरे को गोली मारते हैं। शाम को जब ये लौटती है गेमर जनता, तो इनमें से किसी व्यक्ति के हाथ में गोली लगी होती है, किसी के सिर में गोली लगी होती है, किसी के पैर में गोली लगी होती है। बट सिंस वो गोलियां मॉक एमो है, पेंट है, तो ये उसको सीरियसली नहीं लेते। जब ये गेम खेलते थे तो भी ये सीरियसली नहीं लेते थे उसको, और अभी भी जब ये गोली खा रहे हैं तो इनको लग रहा है यार पेंट ही तो है, वर्दी है, धुल जाएगी, कोई टेंशन नहीं। जो बात ये नहीं रियलाइज कर रहे हैं वो ये है कि हैड दिस बीन रियल एमो, अगर ये रियल एमो होता और दुश्मन ने चलाया होता, तो आपकी खोपड़ी उड़ गई होती, आप एक हाथ से खत्म हो गए होते, अगर हाथ में लगी होती, तो पैर होता तो पैर चला गया होता। कहने का मतलब है कि देयर वाज नो सेकंड चांस, कि है ना आप दोबारा इस गेम को नहीं खेल सकते थे। समहाउ इन्होंने नहीं रियलाइज किया। अच्छा, ये ट्रेनिंग कितने टाइम चलती है, नॉर्मली 6 मंथ की बेसिक ट्रेनिंग होती है ना। उसके बाद स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लोग अलग चले जाते हैं, और जिनको सिर्फ इतनी ट्रेनिंग होती है उनको नॉर्मल ड्यूटीज़ में भेज दिया जाता है। नहीं, तो 6 महीने में ये गेमर जनता जो है, ये टेक्निकली तैयार हो गई लड़ने के लिए। और समहाउ मैं कह रहा हूँ ना कि आर्मी ऐसा नहीं करती है कि सिर्फ मॉक एमो की ट्रेनिंग दे, बट समहाउ देके इन्होंने इनको बैरक्स में भेज दिया। बैरक्स जो होता है वहाँ भेज दिया कि बैठो, कुछ काम होगा तो बुला लेंगे तुम्हें। अब ये जनता आराम से बैठी है, बैरक्स में बैठे हैं, मेस का खाना खा रहे हैं, देशभक्ति के गीत गा रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। एक दिन लेकिन ऐसा आया कि अचानक से एक सायरन बजा, और इनको कहा गया कि चलो ट्रक में बैठो, है ना। ट्रक में बिठाया गया इनको, और कहा गया कि भाई फ्रंट पे चलना है। क्यों चलना है, लड़ाई हो गई है, ठीक है जी। जब ये ट्रक में बैठे तो इनको पहली बार रियलाइज़ हुआ कि अब तो जान जाने का मौसम आ गया, है ना। अब जो सामने से गोली चलेगी वो असली होगी, जो सामने से गोली चला रहा होगा उसकी इंटेंशन भी असली होगी। जब आप ये वाला गेम खेलते थे ना, हो सकता है आपका दोस्त आपकी खोपड़ी पे गोली नहीं मार रहा हो, नहीं यार इसे चोट लग सकती है, हटाओ इसके ना, मैं मतलब कंधे पे मार देता हूँ। लेकिन सामने से जब चलाएगा सामने वाला, पूरी इंटेंशन से चलाएगा, और उसको आपसे कोई प्यार नहीं, आपसे कोई सिंपति उसे नहीं है, ये बात समझना। तो अब इनको समझ में आना शुरू होगा कि अब तो गड़बड़ हो गई है। अब जब ये ट्रक इनका फ्रंट पे पहुंचेगा ना, इनमें से बहुत लोग होंगे जिनको उल्टी आ रही होगी, पेट में दर्द हो रहा होगा, मम्मी की याद आ रही होगी। मम्मी की याद बहुतों को आती है उस वक्त, कि मम्मी कितना अच्छे से मुझे रखती थी, और है ना मुझे सब खतरे से बचाती थी। अब यहाँ बचाने वाला कोई नहीं, अब इनको डर लगना शुरू होगा। अच्छा, आर्मी में बहुत सिंपल रूल होता है, मतलब फ्राइटन्ड सोल्जर इज अ डेड सोल्जर। डरा हुआ सैनिक जो है वो मरा हुआ सैनिक। तो अब आप हाथ में बंदूक है, आप पूरी तरह से मतलब आर्म टू द टीथ वाली कंडीशन है, लेकिन आपको डर लग रहा है। जब डर लग रहा है तो आप यू कांट फायर स्ट्रेट,
आपको समझ में आनी चीज़ें बंद हो जाएंगी। अच्छी बात क्या है, आर्मी ये काम नहीं करती है, वो ट्रेन इस तरीके से करती है कि लोगों के मन से वो डर चला जाता है। उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वो एक्शन करने वाले मोड में हमेशा रहते हैं, कभी भी वो घबराते नहीं हैं। ये बहुत बेसिक गड़बड़ है ये वाली। अगर आप पूरा टाइम इस गेमर मोड में रहोगे ना, कि आपने कुछ भी किया और कुछ भी आंसर आया, और यू ऑलवेज हैव अ चांस टू, आप अपने आप को ठीक कर सकते हो, ऑलवेज हैव अ चांस टू करेक्ट योरसेल्फ, है ना। वो मिस्टेक जो है उसको आप अनडू कर सकते हो। तो ये अनडू जो है एक बहुत बड़ी लग्जरी है हमारे लिए, हमेशा नहीं रहेगी। एग्ज़ाम ये वाली सिचुएशन है जब आपका ट्रक फ्रंट पे पहुंच चुका है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमेशा अपने आप से ये देखें कि अगर ये एग्ज़ाम में हुआ होता हमारे साथ तो कहानी हो गई होती ख़त्म। जिस वक्त आपकी ट्रेनिंग चल रही थी, तब अगर आपको एक पेंट बॉल लगी, उसी वक्त आपको समझ जाना चाहिए था कि अगर ये गलती मुझसे दोबारा हुई जिसकी वजह से मैंने गोली खाई है, तो फिर लाइफ उतनी फॉरगिविंग नहीं रहेगी वहाँ पे। इस बात को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है ना। हंसी मजाक ठीक है, अपनी जगह सब ठीक है, अभी हम आराम से हंसी मजाक करते हुए सीख जाएंगे चीज़ों को, बट हमेशा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए सीरियसनेस रखें कि देर आर नो डू ओवर्स इन रियल लाइफ। जो डिसीजन आपने ले लिया वो ले लिया, उसके बाद आपको अनडू करने का मौका कई बार नहीं मिलता है। थोड़ा सा हैवी हो जाता है जब इस तरह की बात करते हैं तो, लेकिन अभी ज़रूरी है, क्योंकि हम जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ही अनफॉरगिविंग एग्ज़ाम्स हैं। अभी रिज़ल्ट देखो आप, जो जेई मेन वगैरह के आए हैं, तो समझ जाओगे आप कि एक चांस जब मिलता है तो उसको ठीक से अवेल करना बहुत ज़रूरी है। खैर, है ना, तो बिना ज़्यादा आपको डराए, मेरे ख्याल से इतना डराना काफ़ी है, तो सीख जाओ। समझ गया भाई मेरी बात? हाँ बोल के आगे बढ़ें। यस सर। चलो, थैंक यू भाषण सुनने के लिए। मैक्सिमम हाइट हमने लिख लिया है। अब हम इसको वो देख लेते हैं। पिछली बार मैंने आपको सिखाया था h इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 8g। ऐसा याद आ रहा है? Yes, sir. हाँ याद आ रहा है ना। तो ये यहाँ पे भी वैलिड है, टी स्क्वायर बाई 8g जो है, h इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 8g। जैसा वहाँ होता था मोशन इन 1D में, वैसा ही यहाँ पे भी। उल्टा लिख दिया मैंने यार, जी टी स्क्वायर बाई 8 होता है, जी टी स्क्वायर बाई, करेक्ट कर लेंगे, जी टी स्क्वायर बाई 8, है ना। नोट कर लो इसको। तो अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, वो 30 डिग्री वाला और 60 डिग्री वाला, यानी 30 डिग्री पे एक प्रोजेक्शन किया हमने 1, और सेकंड प्रोजेक्शन उसी गन से, है ना, फिर 60 डिग्री पे किया, ये टोटल 60 डिग्री हो गया, है ना। ये प्रोजेक्शन नंबर 2 हो गया। इस बार अगर मैं आपसे H1:H2 पूछूं तो कितना आंसर दोगे, मुझे ये बता दो। H1:H2 कितना आंसर होगा? कोई भी। बोलो भाई। 3:1। 1:3। 1:3. 1:3 बेटा, 1:3 है ना। हाँ हाँ 1। है ना, ये समझ गया ना बात को। 30 डिग्री वाला कम हाइट पे जाएगा, 60 डिग्री वाला ज़्यादा हाइट पे जाएगा, है ना। तो रेशियो ऑब्वियसली 1 से छोटा आएगा, तो 1:3। ये किसी को नहीं क्लियर हो 1:3 तो प्लीज़ क्लियर कर लेना मुझसे ना। सर मेरे को अच्छा, मैं समझा देता हूँ। हमारे पास h प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा है। देखो बाकी सब तो सेम है, u और g तो सेम है, तो ये वाली बात समझ में आ रही है, h प्रोपोर्शनल टू साइन यस स्क्वायर। सर। तो h1/h2 जो होगा वो साइन स्क्वायर 30 अपॉन साइन स्क्वायर 60 होगा, मानते हो? यस सर। अब कर लोगे, इसके आगे भी मैं करूँ? हाँ सर हो गया, ठीक है। ठीक है, तो 1:3 आ जाएगा।
नोट कर लिया सबने? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हाइट वाली बात समझ गए। अभी और बहुत क्वेश्चन करने हैं मैक्सिमम हाइट पे अपने को, तो वो करते रहेंगे हम लोग, है ना। अभी फिलहाल आते हैं, हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की। हॉरिजॉन्टल रेंज इसको कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, और ये दिखाई कैसा देता है वो देख लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्टाइल सर। ऐसे गया, है ना। सर ये हाँ जी, हाँ जी। क्लास 7:15 तक रख सकते हो आप? 7:15 पे ख़त्म करनी है क्लास? हाँ कर सकते हैं यार, मुझे क्या, मुझे कौन सा बहुत ज़्यादा पढ़ा के मज़ा मिल रहा है ना, कर देंगे। क्या हो गया? अच्छा अर्पित बोल रहे हो क्या? यस सर। हाँ यार अर्पित, हाँ कर सकते हैं अर्पित, बिल्कुल, है ना। फिर केक कैसे भेजोगे हमें ये तो बताओ। सर व्हाट्सएप कर लूंगा। केक व्हाट्सएप करोगे? चलो यार ठीक आप है। डाउनलोड करके खा लेना। डाउनलोड करके, हाँ ठीक है ना। सर गिफ्ट भी फिर व्हाट्सएप कर देना। हाँ मैं व्हाट्सएप कर दूंगा इनको, यही है और क्या तरीका है ना, यही है। तो अभी कोरोना काल में ऐसे ही काम चला लेते हैं यार, है ना। अच्छा तो हमारे पास हुआ कि ये आर हो गया। अब ये आर एक्चुअली क्या है इसको बहुत ध्यान से देखना। ये है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जीरो से लेके कैपिटल टी तक, मतलब जीरो से शुरू हुए टी इक्वल टू जीरो पे, और टी इक्वल टू कैपिटल टी पे यहाँ पहुंच गए। तो इतने टाइम में जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ उसी को आर कहेंगे, नहीं कहेंगे? ये लॉजिक क्लियर है Yes, सबको ना? sir. ठीक है। यस सर। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ आर इज यू एक्स इंटू कैपिटल टी? सोच लो आराम से। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन लेकर आया? यू एक्स। यस सर, और इनटू टी। कितने टाइम में लेकर आया? कैपिटल टी में। तो आर इज यू एक्स इंटू टी, ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा अब यू एक्स कितना होता है? यू यू कॉस cos थीटा। थीटा। टी कितना होता है? 2u साइन थीटा बाई जी होता है ना। यस सर। तो एक तरीका तो मेरा ये है आर लिखने का, ट्वाइस ऑफ यू एक्स यू वाई अपॉन जी। देखो ये है यू एक्स, ये है यू वाई, ये है 2, तो 2 ux यू वाई अपॉन जी। एक तरीका तो ये है। एक तरीका है आर इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन ऑफ 2 थीटा कह सकते हैं, ये बात मालूम है? u square sine of 2 theta, this is not sin square theta, this is sine of double the angle sin 2 theta by g। ये मैं आपके लिए ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देता हूँ। ऐसा क्यों हुआ कि 2 sin theta cos theta can be written as sin of 2 theta। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है इसका, है ना। 2 sin theta cos theta is sin of 2 theta। तो u square sin 2 theta by g ये आपके स्कूल में काम आ जाएगा। यस सर। ये बन गया इसका फॉर्मूला, रेंज का, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जेई नीट इसके हिसाब से। और ये तो खैर है ना सरकारी फॉर्मूला है, स्कूल में चल जाता है ना। यहाँ तक नोट कर लो, फिर इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। देखो तो हमने कहा कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज है वो यू एक्स पे भी डिपेंडेंट है और यू वाई पे भी डिपेंडेंट है। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करते थे? वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करते थे। लेकिन हॉरिजॉन्टल रेंज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है और वर्टिकल पे भी। होना भी ऐसा ही चाहिए। सोचो हमारा प्रोजेक्टाइल दो काम कर रहा है, ऊपर जाके नीचे आ रहा है और आगे बढ़ रहा है। ये देखना दो काम कर रहा है, ऊपर जाके नीचे आ रहा है और आगे बढ़ रहा है। ऊपर जाके नीचे कौन सी वेलोसिटी ला रही है? सर यू आई, यू यू बाय आई। और आगे कौन सी वेलोसिटी बढ़ा रही है? यू एक्स। सही है ना। तो इसका काम क्या है? इसका काम है टू कीप द प्रोजेक्टाइल इन एयर, हवा में रखना। इन एयर में स्पेस दे देना थोड़ा। टू कीप द प्रोजेक्टाइल इन एयर, इसको हवा में रखना इसका काम है। इसका काम क्या है?
to move the projectile forward. अच्छा, अगर ये बहुत देर तक हवा में रखे तो भी रेंज बढ़ जाएगी? सोच लो, कुछ तो बोलो। अगर ये बहुत तेज आगे बढ़ा है तो भी रेंज बढ़ जाएगी? यस सर। समझ गए, ठीक है। हाउएवर एक बात समझना कि जब हम एक वेलोसिटी देते हैं u और एक एंगल चूज करते हैं थीटा, तो हमारे पास इधर आता है ux, इधर आता है uy। क्या ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं ux uy? यस सर। आंसर इज नो, इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे जैसे आप थीटा चेंज करोगे, एक कम होगा दूसरा बढ़ेगा। सोच लो। कुछ तो बोलो। यस सर, यस भाई सर। आप u उतना ही रखो, मान लो u हमारा किसी वैल्यू का है, वो उतना ही रखो, एंगल बदलते जाओ। जितना कम एंगल रखेंगे कौन बढ़ जाएगा? ux। लेकिन साइमल्टेनियसली ui छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। जितना ज्यादा एंगल रखेंगे कौन बड़ा हो जाएगा? ui। लेकिन साइमल्टेनियसली ux छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। है ना। मैं यस तो सर। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ आपको कि मान लो आप एक पोजीशन को डिफेंड कर रहे हो यूजिंग आर्टिलरी। आर्टिलरी समझते हो ना, वो तोप लगी होती है जो, है ना। तो आपके पास एक आर्टिलरी गन है जिससे आप अपनी पोस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब आर्टिलरी गन से निकलने वाले शेल की स्पीड तो कांस्टेंट है, वो तो साइंस है, जितनी बना के दे दी आपको फिक्स है वो, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ऑल यू कैन चेंज इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जितने पे गोला निकल के जाएगा। अगर आप बहुत कम एंगल पे गोला छोड़ते हो तो वो पास में गिर जाएगा y। उसके पास क्या कमी है कि बहुत दूर नहीं जा पाया? सर वो ज्यादा ऊंचा चला था ना। हाँ, नहीं नहीं, अगर बहुत कम एंगल पे छोड़ेंगे तो उसके पास टाइम ऑफ फ्लाइट की कमी है, बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा ना। यस सर। यस अच्छा, सर। यस अगर सर। आप अपनी आर्टिलरी कैनन को बहुत ज्यादा हाई एंगल पे फायर करते हो तो भी ये बहुत ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, तभी ऐसे गिर जाएगा। इसके रीजन क्या होगा, क्या कमी हो गई अब इसके पास? सर वो सारी फोर्स ऊपर की। बेटा फोर्स नहीं, वेलोसिटी बोलो, वेलोसिटी है ना। इसके पास ज्यादातर यस सर, वेलोसिटी ऊपर आ गई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की कमी हो गई। ये बात समझ रहे हैं ना? वेलोसिटी ऊपर गई थी। हाँ, तो यस इसका सर। मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, सारे डिस्कशन का जो कंक्लूजन है वो ये निकला कि इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर ए गिवन u, एक फिक्स्ड u के लिए अगर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज चाहते हैं तो कॉस थीटा को साइन थीटा के क्या होना चाहिए? इक्वल, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में वो कैसा किया है? सेम किया है। मेरे साथ रिपीट करो, हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में वो कैसा किया है? सेम किया है। ये बात एकदम लॉजिकली समझ में आ रही है? यस सर। कॉस थीटा साइन थीटा किस एंगल के लिए सेम होते हैं बता दो? 45 डिग्री। तो रेंज इज मैक्सिमम फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने लॉजिक से समझा। अगर हम इतना लॉजिक नहीं लगाना चाहते थे तो हम सीधे सीधे कह देते कि फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री साइन 2 थीटा इज 1। अगर थीटा 45 है तो साइन 2 थीटा साइन 90 बन जाएगा। साइन 90 1 होता है ना, और 1 होता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो साइन की वैल्यू ही नहीं हो सकती। तो अगेन रेंज क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। अच्छा, ये हम समझ तो जाते हैं साइन 2 थीटा को 1 करना, लेकिन इससे हमें ये समझ में नहीं आता कि जो एक्चुअल फिजिक्स है वो है क्या। अब हम समझ गए हैं कि द फिजिक्स इज कि अगर आप एक प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम दूरी तक पहुंचाना चाहते हैं तो यू शुड गिव इट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू गो अप एज वेल एज गो फॉरवर्ड। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं?
Yes. Yes, sir. सब लोग अच्छी तरह समझ गए इस बात को? क्यों 45 डिग्री पे रेंज बिकम्स मैक्सिमम? बिकॉज द प्रोजेक्टाइल इज हैविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू गो अप एज वेल एज गो फॉरवर्ड। अगर आप बहुत हाई एंगल पे फायर करोगे तो अप जाने की तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन फॉरवर्ड जाने की कम हो जाएगी। अगर आप बहुत लो एंगल पे फायर करोगे तो क्या होगा? सर टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ, फॉरवर्ड जाने की अपॉर्चुनिटी तो बहुत है आपके पास, लेकिन ऊपर जाके नीचे आने की एक्सक्यूज मी सर। बहुत कम हो जाएगी। हाँ बोलो बेटा। सर मैं जा रहा हूँ सर। अच्छा, पार्टी बुला रही है, ओके ठीक है, चलो। हाँ तो बाकी नॉन सर पार्टी, अगर आप आगे पढ़ाओ तो सर रिकॉर्डिंग भेज देना। यार मैं तो वैसे भी भेजने वाला था, मैंने तो उस वक्त भी ऑफ कर Recording. दिया था, है ना। चलो, ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो बाकी नॉन पार्टी पीपल इधर देखो भाई, समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो क्लियर हो गया मैक्सिमम रेंज की कहानी? सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है यार, है ना। एक और बात समझ लेते हैं, देखो यहाँ तक मैक्सिमम। अच्छा, आर मैक्सिमम होगा कितना ये भी बता दो एक बार। फॉर्मूले में साइन 2 थीटा को 1 रख देते हैं यहाँ पे, इस फॉर्मूले में साइन 2 थीटा को 1 रख देते हैं, तो आर की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी कितनी? U square by G. यू स्क्वायर बाई जी। इसको नोट कर लो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक प्रोजेक्शन मैकेनिज्म है, फेंकने का जुगाड़, जिसकी स्पीड यू है ना, तो उससे आप दूर से दूर कितना फेंक सकते हो? यू स्क्वायर बाई जी। कब फेंक सकते हो? जब आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या चूज करें? 45 डिग्री, ठीक है ना। जैसे पत्थर फेंकने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? अपने शोल्डर की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। यस सर। ठीक है ना। तो मान लो कि हमने बहुत प्रैक्टिस करके, जैसे वो आपने वो देखा है, शॉर्ट पुट फेंकने वाले लोग होते हैं, यस सर। है ना, वो बहुत प्रैक्टिस करते हैं ना। एक बहुत भारी से लेड की बॉल होती है, उसको फेंकते हैं वो, है ना, या डिस्क होती है, कभी कभी डिस्कस थ्रो देखा होगा आपने। ठीक है, तो मान लो आपने इनफ प्रैक्टिस कर ली और अब एक सर्टेन वेट को आप एक सर्टेन स्पीड देके फेंक सकते हो। नाउ टू मैक्सिमाइज योर चांसेस ऑफ विनिंग द टूर्नामेंट, आपको अपना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किसके क्लोज रखना होगा? मैं क्लोज इसलिए कह रहा हूँ, हाँ, क्योंकि एग्जैक्ट नाप के तो कोई फेंकता नहीं है, तो 45 डिग्री। कई बार ठीक है ना, कि आप जितना ज़्यादा क्लोज टू 45 डिग्री फेंक पाएंगे, है ना, योर चांसेस ऑफ विनिंग द इवेंट जो हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे वो वाले फैक्टर्स हम मान के चल रहे हैं कि उस लेवल पे जितने भी खिलाड़ी जाएंगे, मोर और लेस उनकी एबिलिटी टू थ्रो जो है वो सेम है, बट द टैलेंट टू थ्रो जो है, यानी कि 45 डिग्री के कितना क्लोज आ सकते हैं, वो अलग अलग हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? इसीलिए आपने देखा होगा कि जनरली ऐसे सारे इवेंट्स में एक वेट कैटेगरी होती है। यस सर। होता है ना कि 60 kg वेट कैटेगरी, 90 kg वेट कैटेगरी या 80 kg वेट कैटेगरी। तो उसका मतलब ये हुआ कि लोग ये मान के चलते हैं कि भाई बॉडी वेट के हिसाब से किसी वजन को फेंकने की एबिलिटी लोगों में क्या होती है? सेम होती है। मतलब अगर आप उनको कंपेयर, आप ये नहीं कंपेयर कर सकते एक 100 kg का पहलवान और एक 50 kg का दुबला पतला आदमी सेम अगर बॉल को फेंकेंगे तो ऑब्वियसली किसके जीतने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे? 100 kg। 100 kg वाले के ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए उनको वेट कैटेगरी में डाल दिया जाता है। चलो खैर, तो ये और कोई गेम ऐसा बता सकते हो जिसमें 45 डिग्री वाला जो है वो कॉन्सेप्ट काम आता हो? सर जैवलिन। जेवलिन थ्रो में बिल्कुल, है ना, वो जेवलिन फेंकते हैं। तो वो जेवलिन फेंकने में हमने कहा ना कि मान लो लेट से आपकी जो एबिलिटी टू थ्रो है वो सबकी एक जैसी है, बट द एबिलिटी टू मेक इट गो एट 45 डिग्री, जब आप छूटे आपके हाथ से, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सही है ना? और कुछ बता दो, और कोई गेम बता दो जिसमें ऐसा होता हो, और कोई स्पोर्ट ऐसा जिसमें ऐसा होता हो। सर शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट हो गया बेटा, शॉर्ट पुट डिस्कस हमने आ गया ना, शॉर्ट पुट थ्रो, डिस्कस थ्रो और जेवलिन थ्रो, है ना, ये थ्रो वाले तो हो गए। और कोई? सारे इवेंट याद कर लो जितने ओलंपिक्स में होते हैं। लॉन्ग जंप। यस सर। मुझे लग रहा था। यस सर। लॉन्ग जंप में होता है ना वो, तनु वेड्स मनु 2 देखी होगी आपने? नो सर, अच्छा, किसी ने नहीं देखी? मैंने तो नहीं देखी। कोई बात नहीं, है ना, ऐसा कुछ मिस भी नहीं किया आपने, है ना। तो अगर देखी हो तो उसमें वो कंगना रनावत जो है वो माधवन के ऊपर आके गिरती है
है ना। तो बस उस पर क्या होता है कि जो तरीका है जंप करने का वो ऐसा होना चाहिए कि पहले आप दौड़ के आते हो, है ना, टू गेन मोमेंटम, है ना, और उस मोमेंटम को फिर डायरेक्ट करना होता है आपको किस डायरेक्शन में, 45 डिग्री के एंगल पे। अगर आप ये कर लेते हो तो एक सर्टेन मोमेंटम जितना आपने बनाया है वो आपको हेल्प करेगा टू लीप फॉरवर्ड, है ना। जब हम सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे ना तब हम इसको वापस देखेंगे कि इसमें भी अगर आप मैक्सिमम दूरी तक जाना चाहते हैं तो आपका जो एक्चुअल तरीका होता है जंप करने का वो कैसा होना चाहिए। अगर ये किसी ने करके दिखाओ तो वो समझ जाएंगे कि शुरू में अपने आप को जितना छोटा बना सकते हैं वो बनाएं और फिर आगे जाते हुए अपने आप को एक्सटेंड करें। यानी जिस वक्त आप लैंड करेंगे उस वक्त आपके फीट जो होने चाहिए वो एक्सटेंडेड पोजीशन में होने चाहिए, तब जाके आप मैक्सिमम रेंज जो है वो गेन कर पाएंगे। एनीवे दैट इज पार्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और वो सारी चीज़ें जो है तो वो हम तब समझ जाएंगे ना। तो अभी के लिए आप समझ गए कि लॉन्ग जंप में सक्सेसफुल होने के लिए अपने आप को प्रोजेक्ट करना है कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे, ठीक है ना। तो ये समझ गए, ठीक। आर मैक्सिमम की कहानी सबको क्लियर हो गई है ना। अब जैसे मान लो कोई आपसे कहे कि एक स्प्रिंकलर है, स्प्रिंकलर समझते हो? यस सर। खेत में लगा होता है ना, जिसका काम होता है वो पानी को ऐसे ऐसे स्प्रिंकल करना होता है, ठीक है ना। उसमें एक नोजल लगा हुआ है जिसमें से यू स्पीड से पानी निकलता है, ठीक। और आप मैक्सिमम एरिया कवर करना चाहते हो ग्राउंड पे ना, मैक्सिमम एरिया कवर करना चाहते हो ऐसे। ये हाइट इग्नोर करना है। वैसे मान लेना कि स्प्रिंकलर जो है ऑलमोस्ट ज़मीन पे लगा हुआ है, तो ग्राउंड पे मैक्सिमम एरिया चारों तरफ कवर करना चाहते हो, तो वो कितना मैक्सिमम एरिया हो सकता है ये मुझे बता दो एक बार। कि एक स्प्रिंकलर हेड जो है आपका वो 360 डिग्री घूम के कितना मैक्सिमम एरिया कवर कर सकता है ना, ये बताओ मुझे। Sir, pi u raised to power 4 upon g square. जी स्क्वायर। सर सही है ये? हाँ क्या कह रहे हो सर आप क्या सर पाई यू टू द पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर। 5u to the power 4 upon Pi. पाए, अच्छा पाए, पाए u to the power 4 upon g square। G square. अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं बाकी लोग क्या कहते हो, ये सही है? देखो सबसे पहले मैं रेडियस मैक्स ले लेता हूँ। मैक्सिमम रेडियस जहाँ तक ये जाएगा वो हो गई हमारी U यू square स्क्वायर by बाई G. जी, ये सही है ना। और फिर तो इसका pi r पाई square. पाई आर स्क्वायर करना है हमें, तो बिल्कुल ये आंसर आ जाएगा, एकदम सही आंसर। ये मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ में अब आ गया होगा कि मैक्सिमम रेडियस के लिए हम 45 डिग्री पे इसको 45 डिग्री पे झुका के वर्टिकल से ऊपर की तरफ, हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ ये झुकाएंगे और फिर ये चारों तरफ स्प्रिंकल कर देगा, तो ये हो जाएगा। समझ में आ रही है बात सबको? Yes sir. कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गई मैक्सिमम रेंज की बात। एक और क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोग पता नहीं अजीब तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं, कोशिश करना कि नहीं हो, ठीक है ना। इसमें लिखा है ए मैन, चलो हम इसको जेंडर न्यूट्रल बनाते हैं, आजकल जेंडर न्यूट्रल का ज़माना है ना। ए पर्सन कैन थ्रो ए बॉल up to a maximum height of 25 मीटर। 25 मीटर की मैक्सिमम हाइट तक एक बॉल को फेंक सकता है। up to what maximum distance, maximum horizontal distance, h horizontal लिख लेना है, horizontal distance can he throw the ball, can he throw the ball, ठीक।
इसको एक बार ट्राई करो, बहुत जल्दी बता दो इसका आंसर तो दिल को खुशी मिलेगी, तो अपने हिसाब से लगा लो टाइम जितना लगा रहे हो। शाश्वत है क्या क्लास में? नहीं सर शाश्वत नहीं है, आकाश नहीं है, काफी एब्सेंट है आज। शाश्वत का फोन था 5:45 कुछ कह रहा होगा वो। चलो कोई नहीं। कोई और क्लास का क्लैश हो गया क्या? केमिस्ट्री क्लास थी क्या आज आपकी? नहीं सर वो तो हो गई। हो गई 3:30 थी। 3:30 से थी, अच्छा ठीक है। सर उसका तो फिक्स टाइम है 3:30 to 5। 3:30 to 5, अच्छा। आपके टीटीएस वाले डेज में? यस सर। अच्छा अच्छा ठीक है। सर अगर शाश्वत ने फिटजी ज्वाइन किया होगा तो उनकी सैटरडे संडे क्लास होती है ना। सर सैटरडे संडे तो अनवी की क्लास भी थी, मैंने तो कल की क्लास ना इसीलिए शिफ्ट की थी कि अनवी की क्लास फिटजी वाली थी और मेरे पास सैटरडे ये वाला स्लॉट खाली हो रहा था, नॉर्मली नहीं होता, इस सैटरडे था, तो मैंने कहा चलो रिकॉर्डिंग भेजेंगे उससे अच्छा लाइव क्लास ही कर लेंगे और सैटरडे में कर लेंगे, क्योंकि नॉर्मली तो अगले हफ्ते से तो हमारी फ्राइडे वाली क्लास फ्राइडे में ही होगी ना, लेकिन इस बार मौका था तो मैंने कर दिया था। तो आंसर 50 है इसका, 50 मीटर। अनवी का आंसर सही आया था, अनवी ने आंसर भेजा भी, 50 मीटर इसका आंसर है। किसी और का भी आ रहा है कि 50 मीटर आंसर? किसी का आंसर नहीं, तो वही वाला कंफ्यूजन हो गया मेरे ख्याल से जो ज़्यादातर लोगों को होता है। सबसे पहले तो ये बात समझनी पड़ेगी, अ पर्सन कैन थ्रो अ बॉल अप टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 25 मीटर। इसका मतलब क्या है? अगर आपको कोई काम दे कि इस बॉल को जितना ऊपर पहुंचा सकते हो पहुंचाओ, आप बॉल कैसे फेंकोगे? सर 60 डिग्री के आसपास के एंगल पे। अच्छा, तो मैक्सिमम ऊपर जाएगी? हाँ हाँ सर मेरी तो वैसे ही जाती है। सर वर्टिकल फेंकेंगे। वर्टिकल, वर्टिकल फेंकेंगे, सही बात है ना। ठीक है, ये यार राघवन नहीं सर सॉरी। है, राघवन सर आंसर 50 है ना? आंसर 50 है, आंसर 50 है। हाँ। तो ये राघवन की बॉल जाती है 60 डिग्री पे ऊपर जाती है? नहीं सर मतलब थोड़ा सा मतलब एग्जैक्ट बिल्कुल 90 नहीं, उससे थोड़ा सा कम, लेकिन 45 से अब यार ज्यादा। वो प्रैक्टिकल बातें हैं तो खैर हम करते हैं, रियल लाइफ वाली बातें तो यहाँ चलती ही नहीं है, वो छोड़ दो। रियल लाइफ में कौन सीधी बॉल फेंक पाता है ऊपर यार, वो तो वैसे ही इम्पॉसिबल होता है ना, तो वो छोड़ देते हैं। बट ये बात सोचो ना कि अगर मान लो हम बिल्कुल प्योरली मैथमेटिकली सोचें कि अगर आप किसी चीज़ को मैक्सिमम वर्टिकल ऊपर पहुंचाना चाहते हो फॉर अ गिवन वेलोसिटी जो आप दे सकते हो, तो आप सीधा ही फेंकोगे ना, वेस्ट क्यों करोगे अपनी वेलोसिटी लेफ्ट राइट जाने में? यस सर। ठीक है, तो इस केस में आपने कहा लेट से आप u से फेंकते हो तो आपकी जो 25 मीटर की हाइट है वो u²/2g बन गई, सही है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, अब आपको किसी ने काम दिया, अब इस बॉल को जितना दूर हो सकता है फेंको, तो अब आपने 45 डिग्री चूज किया, यही u लेकिन 45 डिग्री पे, तो आपका जो r आया मैक्सिमम वो u²/g आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, u²/2g अगर 25 है तो u²/g 50 नहीं हो गया? यस सर आ गया आप तो। आंसर आ गया ना, बस ये है। इसमें डाउट है तो क्लियर कर लेना, देखो कई लोग है ना इसमें अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। सर 2G क्यों हो रहा है? कौन पूछ रहा है? सर मैं पूछूं संभव? अच्छा, संभव मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है यार? u²/g। यूज करो भाई जी मैक्सिमम हाइट का। सर मैंने शायद 2G नहीं लिखा, मैंने G लिखा था। अब यार ऐसे मत करो यार, यस सर छूट गया वो शायद। है ना। 1D मोशन में देखना अपनी क्लास में कि हमने जब बॉल सीधी फेंकी थी तो उसमें मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u²/2g था कि नहीं था, है ना। यस सर। अभी भी तो प्रोजेक्टाइल में भी तो फॉर्मूला जो है वो uy²/2g है ना, 2g तो आता ही है उसमें यार, h इक्वल टू है ना uy²/2g, इसलिए लिखा है 2g, और कोई बात नहीं है ना, समझ गए बात? यस सर। Yes, फॉर्मूला sir. पहली चीज है, फॉर्मूला वो पहला काम है जो हम सही करेंगे तो आगे सही होने की उम्मीद बनेगी।
मेरी बात समझना इस बात को, ठीक है ना। मैं फिर से वही एग्जांपल दे रहा हूँ यार, देखो कि आपको मैंने एक बंदूक दे दी, कहा कि जाओ लड़ने जाओ, पहला सही काम जो आपको करना है ना वो फ्रंट साइड और रियर साइड को मिलाना है। ये नहीं करोगे आप तो निशाना सही लगेगा ही नहीं। इसके बाद क्या करना है वो एक अलग साइंस है फिर, लेकिन सबसे पहला काम ये करना है, फ्रंट रियर को मिलाना है। ये सबसे बेसिक काम है। तो फॉर्मूला इज द मोस्ट बेसिक चीज जो आपको फिजिक्स में हेल्प करेगी। ये कर लें, उसके बाद बहुत कुछ और सीखना है, तब जाके फाइनली हम अपना गोल अचीव कर पाएंगे, है ना। तो फॉर्मूला सबसे पहले है यार, उसको एक बार समझ के खत्म करो कि हाँ आ गया समझ में, अप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया? इस क्लियर हो गया सब? ठीक है, एक और बात समझते हैं। अभी हमने रेंज का फॉर्मूला लिखा है। रेंज का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ u cos थीटा q sin थीटा बाय g, मतलब इस तरह से स्प्लिट करके मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ u cos थीटा u sin थीटा बाय g। यहाँ पे एक बात देखना, इफ थीटा इज रिप्लेस्ड बाय 90 माइनस थीटा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे पहले हमने 30 डिग्री पे किसी चीज को प्रोजेक्ट किया, अब हमने 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर दिया, 30 को रिप्लेस कर दिया 60 से, तो रेंज क्या बन जाएगी? रेंज बन जाएगी ट्वाइस ऑफ u cos ऑफ 90 माइनस थीटा u sin ऑफ 90 माइनस थीटा बाय g। यहां तक सही है? cos ऑफ 90 माइनस थीटा को मैं sin थीटा कह सकता हूँ, u sin थीटा। sin ऑफ 90 माइनस थीटा को मैं cos थीटा कह सकता हूँ, u cos थीटा बाय g। अब मुझे बताओ कि हाँ ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है कि नहीं? यस सर। एग्जैक्टली सेम है ना, कोई फर्क नहीं है दोनों में। इसका मतलब ये हुआ कि कंक्लूजन क्या है हमारा? कंक्लूजन इंप्लाइज दैट द रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें, remains the same even if theta is replaced by 90 minus theta, है ना। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, और r is same for complementary angles। complementary का मतलब क्या होता है? जिसका सम जो 90 90 दोनों का सम 90 90। डिग्री, ठीक है ना। तो आप कोई भी ऐसे दो एंगल ले लो जिनका सम 90 डिग्री हो, तो रेंज दोनों के लिए सेम आएगी। यहाँ पे ध्यान रखना, फॉर सेम यू की बात कर रहे हैं, यू नहीं बदलना चाहिए, दोनों में यू वही है, एंगल बदल रहे हैं, थीटा से 90 माइनस थीटा कर रहे हैं। बैटरी, कुछ दिमाग में बैटरी की बात है? यस सर। ठीक है ना। तो ये इंफॉर्मेशन होने का एडवांटेज क्या है? देखो मैं फिर से वही कहता हूँ, देखो आर्टिलरी गन के मालिक बन जाते हैं, आर्टिलरी गन के मालिक बन गए, हमने गोला फायर किया, यहाँ जाके दुश्मन को लगा, ठीक है जी, दुश्मन दिमाग लगा गया, उसने क्या किया, एक शील्ड बना ली अपने पास, शील्ड इस तरीके से, है ना। और अब वो हमारे गोले जा जाके शील्ड पे लग रहे हैं और इसको हिट नहीं कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक दूसरा एंगल चूज कर लिया फायरिंग का, ये वाला। इस बार कितना एंगल लिया हमने? 90 माइनस थीटा, और हमारा गोला ऐसे जाके ये वो उसी जगह पे लगा, है ना। दो एंगल थे, थीटा और 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है। एक बार हाइट आई हमारे पास h1, एक बार हाइट आई हमारे पास h2, ये पूरा यहाँ से h2 है ना, और सेम जगह जाके हिट करेंगे। आ रही बात समझ में? यस सर। एक एंड्रॉइड गेम होता था पॉकेट टैंक्स, किसी ने खेला? खेला है सर। पॉकेट टैंक्स खेला है? यस सर। बड़ा मज़ेदार गेम होता है। तो उसमें ना ये बहुत काम आता है कि दो टैंक होते हैं आमने सामने, एक आपका एक ओपोनेंट का, और एक दूसरे को बर्बाद करना होता है बस गोला फेंक फेंक के। तो उसमें आप देखो, कभी अगर इस एंगल पे काम न चल रहा हो तो इस एंगल पे काम चल जाता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने का बहुत बढ़िया है। बाद में इसके साथ दिक्कत हो गई थी शायद, इसमें बहुत सारे मेलवेयर आने शुरू हो गए थे, तो शायद पता नहीं अब प्ले स्टोर पे मिलता है नहीं मिलता, मुझे नहीं मालूम। सर अब तो गेम वेम सब छूट गए। छूट गए? कहाँ गए गेम? सर अब नहीं खेलते मतलब। अच्छा अब नहीं खेलते, ओके।
नहीं ऐसा नहीं यार, देखो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, गेम खेलने से जिंदगी बर्बाद हो रही है। सिर्फ गेम खेलने सर से ये जिंदगी घर में है बर्बाद। ना। मैं समझ गया बात को, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर देखो किसी को ऐसा लगता हो ना गेम खेलने से जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो इस स्टेटमेंट को सही कर लो, सिर्फ गेम खेलने से जिंदगी बर्बाद हो रही है, ठीक है ना। हर चीज़ का अब दुनिया में क्या है, एक वो है, मतलब आप दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ ले लो, वो भी आप ज़रूरत से ज़्यादा करोगे तो नुकसान ही होगा उसका, है ना। किसी को लगता हो कि भाई बादाम खाने से दिमाग तेज़ होता है, तो उसको आप 50 किलो बादाम एक दिन में खिला दो और फिर देखो कितना दिमाग चल रहा है उसका, है ना। तो अति हर चीज़ की बुरी है, वो वाली बात है। तो कोई नहीं, खैर हम पॉकेट टैंक्स को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी, बट आप आइडिया समझ गया। तो एनीवे, तो सेम रेंज दो हाइट, तो ये वाला एग्जांपल भी ले लेते हैं कि मान लो मेरे पास एग्जांपल लेते हैं, ए प्रोजेक्टाइल achieves the same R for two different projections, यानी बेसिकली हमने क्या बदला होगा इन दोनों प्रोजेक्शंस में, थीटा, है ना। प्रोजेक्शंस वन हैज a maximum height h1 and the other h2, है ना। h1 h2 ये हो गए अपनी मैक्सिमम हाइट्स। अब आपको करना क्या है, रिलेट r with h1 and h2, यानी h1 and h2 की टर्म्स में r लिखना है। एक बार समझ लो, क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत हो तो फिर मैं इसको और एक्सप्लेन करूँ, वरना मेरे हिसाब से तो ये कुछ हो रहा है कि आपने एक ही रेंज को अचीव करने के लिए दो तरह से प्रोजेक्ट किया। थोड़ा बेटर डायग्राम बना लेते हैं। एक ही रेंज को अचीव करने के लिए दो तरह से प्रोजेक्ट किया, एक बार हाइट आई h1 और एक बार हाइट आई h2, सेम r के लिए। तो आपको r को h1 h2 से रिलेट करना है, एक फॉर्मूला बनाना है। ऐसा लग रहा है कर लोगे? किसी को आ रही है ऐसी फीलिंग कि भाई हो जाएगा ये? ट्राई कर सकते। चलो ट्राई करो, है ना, देखते हैं। चलो मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ, है ना, और मेरे साथ साथ देखते जाओ। सबसे पहले हमने h1 लिखा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इससे तो कोई तकलीफ नहीं किसी को। नो नो सर। सर। h2 को मैंने लिखा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। इससे कोई तकलीफ किसी को? नो सर। इससे भी कोई तकलीफ नहीं। सब समझ गए एक ही बार में कि ऐसा क्यों लिख दिया मैंने? समझ गए सर। समझ गया सर। नहीं, कोई आवाज आई अभी सर वाली? सर मेरे को अच्छा, राघवन, इससे राघवन अगर ये दोनों केस में हमारे पास रेंज सेम है, तो यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ 90 माइनस हाँ 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 ठीक है सर। साइन विल बिकम कॉस। ये बात समझ में आ रही है? यस सर यस सर। ओके, अब देखो रेंज का फॉर्मूला, इसको रखे रहना,
है ना, थोड़ा स्क्रीन की साइज छोटी है, आपने अगर लिख लिया है तो इनको सबको एक व्यू में रखना। आर है हमारा ट्वाइस ऑफ यू कॉस थीटा यू साइन थीटा बाय जी। मतलब मैंने वो साइन टू थीटा वाला फॉर्मूला देखो बहुत ही कम यूज किया है, और एक्चुअल एग्जाम में उसका यूज भी बहुत कम होता है, हर बार हम एक्सपेंडेड फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो एनीवे ये फार्मूला क्लियर है सबको? यस सर। यस देखो लेकिन यहाँ है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और यहाँ है सिंगल साइन कॉस, तो अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो काम चलेगा ऐसे। मैंने लिखा 2 की जगह 4 हो जाएगा, बोलो। यस सर। अच्छा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। देखो यहाँ जी स्क्वायर जो था उसको मैंने 2 अलग अलग जी में लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, बोलो। सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है जी। देखो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बाय जी को मैं 2h1 बाय सॉरी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी को मैं 2h1 लिख सकता हूँ, Yes, sir. लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 इंटू 2h1। इसी तरीके से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी को मैं 2h2 लिख सकता हूँ। Yes, sir. ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर 16h1h2 हो गया। यस सर। यही है बस आपका रिश्ता, है ना, आर h1 और h2 का। तो r बन गया 4 टाइम्स रूट ऑफ h1 h2। ऐसे छोड़ दो तो भी सही है, ऐसे छोड़ दो तो भी सही है, ये फोर्थ रूट नहीं है, बस ये ध्यान रखना। 4 टाइम्स रूट ऑफ h1 h2 है, बस ये देख। समझ आ गई बात? Yes, sir. कर लोगे? यस सर। ठीक है यस सर। ना। तो ये हमारे रेंज की बात हो गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं चाह रहा हूँ जनता पूरी हो क्लास में तभी उसको डिस्कस करें। उसको कहते हैं ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। तो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन हम लोग अगली क्लास में ही डिस्कस करेंगे। मैं आज आपको एक 2-3 एक्सरसाइजेस भेजूंगा प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड, है ना, उनको कोशिश करना कि कर लो, फिर हम कंटिन्यू करते हैं इसको, है ना। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। और सर वो पहले वाले एक्सरसाइज के आंसर्स? आंसर, उनके आंसर भी मैं भेज देता हूँ, ठीक है ना, आंसर भेज देता हूँ मैं ना। कर लिए वो, कर लिए सबने, कर ली? सर मेरे पहले वाले के कुछ 5-6 क्वेश्चन लास्ट वाले बाकी है बचे बस। हैं, है ना? कोई नहीं, मैं आंसर भेजता हूँ, एक बार मैच जितने हो गए उनको मैच कर लेना, है ना। Okay, sir. ठीक है, इसको मैं अपलोड करता हूँ, है ना। थैंक यू सर। थैंक यू जी, Thank you, sir. थैंक यू।